Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. टॉपिक ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज थ्योरी ऑफ सप्लाई। इस वीडियो लेक्चर में हम पूर्ति के सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग द थ्योरी ऑफ सप्लाई वी शुड नो द मीनिंग ऑफ सप्लाई। सीधा सिद्धांत पर या नियम पर जाने से पहले हमें सप्लाई का, पूर्ति का मतलब पता होना चाहिए। सप्लाई क्या है? It is the quantity of commodity which a seller is prepared to sell at a given price and at a given period of time. वस्तु की पूर्ति का मतलब वस्तु की वो मात्रा है जिसे एक दिए गए समय पर एक दी गई कीमत पर सेलर बेचने के लिए रेडी है। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में सप्लाई, स्टॉक, इनका एक ही मीनिंग लिया जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इनका मतलब अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोड्यूसर है, एक उत्पादक है, उसने 1000 वस्तुओं को बनाया, एक साल के अंदर 1000 गुड उसने प्रोड्यूस की। जब तक वो इन गुड्स को सेल नहीं करेगा तब तक वो सिर्फ एक स्टॉक है। अगर वो एक गिवन प्राइस के ऊपर उन गुड्स को बेचने के लिए तैयार है तब उसे सप्लाई कहा जाएगा। तो स्टॉक क्या है? स्टॉक का मतलब है टोटल क्वांटिटी कमोडिटी की जो एक गिवन टाइम में एक सेलर के पास अवेलेबल है, जो उसके पास उपलब्ध है, वो सिर्फ स्टॉक है। स्टॉक का वो पार्ट सप्लाई होगा जिसे सेलर एक गिवन प्राइस पे गिवन टाइम में बेचने के लिए रेडी है। अभी हमने एग्जांपल लिया कि मान लीजिए प्रोड्यूसर ने 1000 गुड्स बनाई, लेकिन वो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस पे उन्हें बेचने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे सिर्फ स्टॉक बोला जाएगा। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है और वो उनमें से 500 गुड्स बेचने के लिए रेडी हो जाता है तो सप्लाई सिर्फ 500 की होगी, 1000 की सप्लाई नहीं मानी जाएगी। इकोनॉमिस्ट ने क्वांटिटी सप्लाइड, पूर्ति की मात्रा और पूर्ति, इनमें भी डिफरेंस बताया। क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब है एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, एक पर्टिकुलर प्राइस मतलब एक स्पेशल, एक जो प्राइस है, कीमत है, उसके ऊपर जो क्वांटिटी सप्लाई की जाती है, पर्टिकुलर जितनी सप्लाई की जा रही है वो क्वांटिटी सप्लाइड है। वेयर एज सप्लाई का मतलब है टोटल जितनी क्वांटिटीज प्रोड्यूसर विलिंग है अलग अलग प्राइसेस के ऊपर सप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस 100 है तो उसके ऊपर सप्लाई 50 है, तो ये क्वांटिटी सप्लाइड है। लेकिन डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर जो सप्लाई की जा रही हैं उनका टोटल आपका नॉर्मल जो सिंपल सप्लाई है वो कहा जाएगा। थॉमस ने डेफिनेशन दी सप्लाई की। उनके अकॉर्डिंग सप्लाई ऑफ गुड इज द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन अ गिवन मार्केट एट अ गिवन टाइम एट वेरियस प्राइसेस। अलग अलग प्राइस के ऊपर एक गिवन टाइम पीरियड में जितनी भी क्वांटिटी सेल करने के लिए मार्केट में आ रही है वो उसकी सप्लाई है। तो अब हमें पता चल गया कि स्टॉक में, सप्लाई में क्या डिफरेंस है और सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में क्या डिफरेंस है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं सप्लाई शेड्यूल, पूर्ति तालिका की। शेड्यूल मींस टेबल। तो सप्लाई शेड्यूल एक ऐसा टेबल है जो ये बताता है कि एक गिवन टाइम पीरियड में डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर सेलर कितनी क्वांटिटी की सप्लाई करने के लिए रेडी है। इसके 2 एस्पेक्ट हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड सेकेंड इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, एक ऐसी पूर्ति तालिका है जो ये बताती है कि डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर एक सिंगल इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर है वो क्या सप्लाई कर रहा है। मतलब मान लीजिए मार्केट में एक ही प्रोड्यूसर है, ए प्रोड्यूसर, और डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर उसकी सप्लाई इस तरह की है। मान लीजिए वो आइसक्रीम बनाता है, जब आइसक्रीम 5 रुपीज़ की है तो वो उसकी सप्लाई नहीं करता, उसे लगता है कि प्राइस इतना कम है कि उसे लॉस होगा, जीरो सप्लाई है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है वो आइसक्रीम की सप्लाई 10 यूनिट की सप्लाई करनी शुरू कर देता है। प्राइस और इंक्रीज हो जाएगा, वो सप्लाई और ज़्यादा करेगा। फर्दर प्राइस इंक्रीज हुआ, उसने सप्लाई और इंक्रीज कर दी। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है प्रोड्यूसर को गुड को सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इसीलिए प्राइस के इंक्रीज होने पर सप्लाई इंक्रीज होती है और प्राइस के डिक्रीज होने पर सप्लाई कम होती है। जब प्राइस बढ़ता है तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई करता है, और जब प्राइस कम होता है तो उस केस में वो सप्लाई भी कम कर देता है। ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल था।
मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है? मान लो मार्केट में दो फर्म्स हैं जो कि आइसक्रीम की सप्लाई करती हैं। जब आइसक्रीम का प्राइस 5 था तो ए ने सप्लाई नहीं की, उसे लग रहा था प्राइस बहुत कम है, बी ने भी कोई सप्लाई नहीं की। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ, ए ने भी सप्लाई इंक्रीज कर दी, बी ने भी। हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि ए को लगा कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट है, उसने 10 यूनिट सेल करना शुरू की। बी को उतना प्रॉफिट नहीं फील हुआ तो उसने इंक्रीज की, उसने सप्लाई की लेकिन सिर्फ 5 यूनिट की। प्राइस और इंक्रीज हुआ, ए ने भी सप्लाई इंक्रीज कर दी, बी ने भी। इसी तरह से प्राइस के फर्दर और इंक्रीज होने पर भी दोनों सप्लायर ने सप्लाई को इंक्रीज किया। नाउ व्हाट इज मार्केट सप्लाई? बाजार में कितनी सप्लाई हुई? ए और बी की सप्लाई को अगर आप प्लस कर देते हो तो मार्केट की सप्लाई है। 0 + 0 0, 10 + 5 15, 20 + 10 30, 30 + 15 इट्स 45 नॉट 50। बुक में ये रॉन्ग दिया हुआ है, सो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लोगे कि ये सप्लाई कितनी आ रही है? 45 की। सप्लाई शेड्यूल के बाद आती है सप्लाई कर्व की। व्हाट इज सप्लाई कर्व? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। पूर्ति तालिका का जब आप ग्राफ बना लेते हो तो वो आपका पूर्ति वक्र बन जाता है। सप्लाई शेड्यूल की तरह सप्लाई कर्व भी दो तरह का है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का मतलब जो आपका एक इंडिविजुअल सप्लायर है वो डिफरेंट प्राइस पे जो क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए रेडी था, हमने उसका ग्राफ बनाया। जब प्राइस 0 था तो वो 5 यूनिट, जब प्राइस 5 था तो वो 0 सप्लाई कर रहा था। जैसे ही प्राइस 10 हुआ उसने सप्लाई 10 की कर दी, देन सप्लाई 20, फिर उसके बाद 30। इन सारे पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन किया तो आपके पास आया सप्लाई कर्व। अब डायग्राम में ध्यान से देखें तो SS इज द सप्लाई कर्व विच इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, लेफ्ट टू राइट इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। बाएं से दाएं ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव स्लोप का है, घनात्मक ढलान वाला है, जो ये शो करता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हमारा है मार्केट सप्लाई कर्व, बाजार पूर्ति वक्र क्या है? अब हमने जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल बनाया था, ए का सप्लाई कर्व, बी का सप्लाई कर्व और लास्ट में आपका आ जाएगा मार्केट सप्लाई कर्व। फर्स्ट डायग्राम में हमने ए की सप्लाई ली, 5 प्राइस पे ए की सप्लाई 0 थी, 10 पे 10, 15 पे 20 और 20 पे 30। इन चारों पॉइंट को जब हमने ज्वाइन किया तो ये हमारा सप्लाई कर्व आया SS, लेकिन ये किसका सप्लाई कर्व है? ए का सप्लाई कर्व है। ऐसे ही अगर आपने बी का बनाना है तो 5 प्राइस पे उसने सप्लाई की थी 0, 10 पे 5 की, 15 पे 10 की, 20 पे 15 की। इन चारों पॉइंट को आपने ज्वाइन किया, दिस इज द सप्लाई कर्व ऑफ बी सप्लायर, जो बी फर्म थी उसकी सप्लाई है। और मार्केट में क्या था? 5 प्राइस पे दोनों की ऐड करी थी 0, नेक्स्ट 15, देन 30 और उसके बाद था 45। इन चारों पॉइंट को आपने ज्वाइन किया तो ये सप्लाई कर्व आपका किसका सप्लाई करवाया है? मार्केट का, जिसमें हमने क्या किया? ए की और बी की सप्लाई को ऐड किया तो हमारी मार्केट की ये सप्लाई कर्व बनी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और सप्लाई फंक्शन, जैसे कुछ फैक्टर्स हमने डिमांड में पढ़े थे कि जो डिमांड के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं, जिनकी वजह से डिमांड कम या ज़्यादा हो सकती है। उसी तरह से कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो सप्लाई के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं, जिनकी वजह से सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? इन्हें सप्लाई फंक्शन भी कहा जाता है। सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ, पूर्ति किस किस का फलन है, किस किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट इज गोल ऑफ द फर्म, फर्म का गोल कैसा है। सेकंड, कमोडिटी का अपना प्राइस कैसा है। इनपुट का प्राइस, उस चीज को बनाने के लिए जो इनपुट्स यूज हुए, आगतें इस्तेमाल हुई, उनका प्राइस कैसा है। टेक्नोलॉजी कैसी है, रिलेटेड गुड का प्राइस कैसा है, कितनी फर्म्स हैं मार्केट में, एक्सपेक्टेशन कैसी है फ्यूचर की, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे, गोल ऑफ द फर्म, फर्म का गोल कैसा है। मान लीजिए एक फर्म है जो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है, लाभ कमाना चाहती है, तो वो फर्म जब प्राइस ज्यादा होगा वो ज्यादा सेल करेगी, सप्लाई करेगी, और प्राइस कम पे कम सेल करेगी। लेकिन जो सेल मैक्सिमाइज करना चाहती है, जो अपनी बिक्री बढ़ाना चाहती है, वो प्राइस का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि कम प्राइस के ऊपर भी वो क्वांटिटी की सप्लाई करती रहेगी। ऑन प्राइस ऑफ द गुड, गुड का प्राइस, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा
तो वैसे वैसे ज़्यादा प्रॉफिट की लालच होगी और उस केस में फर्म सप्लाई ज़्यादा करेंगे, एक्सपेंड ज़्यादा करेंगे आउटपुट और सप्लाई इंक्रीज होगी और प्राइस के कम होने पे सप्लाई कम हो जाएगी। इनपुट का प्राइस कैसा है? जिस चीज़ को आप बना के सेल कर रहे हो, अगर उसमें यूज़ होने वाले इनपुट रॉ मटेरियल महंगे मिलते हैं तो आप कम सप्लाई करोगे, लेकिन अगर इनपुट का प्राइस कम है तो आप ज़्यादा सप्लाई करोगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे। टेक्नोलॉजी कैसी है? अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होती है, अच्छी टेक्निक आपके पास है जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है, प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, तो आप ज़्यादा सप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, बैकवर्ड ओल्ड टेक्नोलॉजी है, तो प्रोडक्शन भी कम होगी, सप्लाई भी कम होगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जिस गुड को आप सप्लाई कर रहे हो उसकी रिलेटेड गुड के प्राइस पे भी आपके गुड की सप्लाई डिपेंड करती है। रिलेटेड गुड में हम सबसे पहले ले रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड को, प्रतिस्थापन को। सब्स्टिट्यूट मान लीजिए एक प्रोडक्शन का सब्स्टिट्यूट है जिसका प्राइस राइज हो जाता है, तो सप्लायर क्या करेगा? उसकी बजाय दूसरे को यूज करना, दूसरे की सप्लाई करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल व्हीट एंड कॉर्न एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। अगर व्हीट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो फार्मर अपने फार्म में व्हीट ही लगाएगा, व्हीट को ही प्रोड्यूस करेगा, उसी की सप्लाई करेगा। लेकिन अगर व्हीट का प्राइस कम हो जाता तो वो व्हीट की प्रोडक्शन ना करता बल्कि कॉर्न की करता, तो व्हीट की सप्लाई कम हो जाती। कॉम्प्लीमेंट्स, कई प्रोडक्ट, कई गुड्स ऐसी होती हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट होती हैं या जो जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पेट्रोल के साथ पैराफिन है और कार के साथ पेट्रोल की सप्लाई है। तो इस केस में अगर एक कॉम्प्लीमेंट का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसके जॉइंट वाले को भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद होती है और उसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फर्म। अगर मार्केट में फर्म का नंबर कम है तो कम सप्लाई होगी, लेकिन अगर नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा हो जाएंगी तो नेचुरल है कि सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोड्यूसर, मान लीजिए प्रोड्यूसर को लगता है कि जो प्रोडक्ट उसके पास है फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो आज उसकी सप्लाई नहीं करेगा बल्कि फ्यूचर में करेगा, तो आज की डेट में उसकी सप्लाई कम होगी। पर अगर उसे लगता है कि फ्यूचर में उस चीज का प्राइस कम होने वाला है तो प्रेजेंटली ही वो उनकी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है? अगर गवर्नमेंट प्रोड्यूसर के ऊपर ज्यादा कोटा, ज्यादा टैरिफ लगाती है, टैक्सेस लगाती है, कोटा फिक्स कर देती है, तो उस केस में सप्लाई कम हो जाती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्स कम लगा रही है, सब्सिडीज उनको ज्यादा दे रही है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर की कॉस्ट कम हो जाती है प्रोडक्शन की, तो उस केस में सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम क्या है? हमने देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं। अभी हमने ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए। लॉ ऑफ सप्लाई हमें कहता है दैट other things remaining constant there is a positive relation between price of a commodity and its quantity supplied। मतलब अगर आप अन्य बातों को स्थिर मान लेते हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी, रिलेटेड गुड का प्राइस, ये सब अगर फिक्स है, फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन ना हो प्राइस चेंज की, तो उस केस में अगर ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है तो प्राइस में और सप्लाई में दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब हायर प्राइस के ऊपर सप्लाई ज्यादा की जाती है, लोअर प्राइस के ऊपर सप्लाई कम की जाती है। सो व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई? लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीजेस विद द फॉल इन इट्स प्राइस। एक्सप्लेनेशन हम टेबल और डायग्राम से करेंगे। सेम आप पिछला टेबल भी बना सकते हो, आइसक्रीम वाला और सप्लाई वाला। यहाँ पे कुछ अलग ले लिया, जैसे प्राइस 10 है, सप्लाई 100 है, प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हुआ सप्लाई भी इंक्रीज हुई। डायग्राम सिंपली फ्री हैंड बनाया हुआ है बिना पॉइंट्स के। सप्लाई कर्व कैसा सप्लाई कर्व बन जाता है आपका? पॉजिटिव स्लोप में। इनिशियली प्राइस ओपी था, क्वांटिटी सप्लाइड ओएल थी। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ प्रोड्यूसर ने सप्लाई ज्यादा करनी शुरू कर दी, क्योंकि हायर प्राइस के ऊपर उसे हायर प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन होगी, वो ज्यादा सप्लाई करेगा। असम्पशंस क्या है लॉ की? हमने लिया अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहनी चाहिए। वो अन्य बातें क्या हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो यूज होते हैं प्रोडक्शन में, फैक्टर उनके प्राइस में चेंज नहीं आना चाहिए, टेक्निक में कोई चेंज नहीं आना चाहिए।
फर्म के गोल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, रिलेटेड गुड के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और नियर फ्यूचर में प्राइस में, कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। क्या इस लॉ की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं? बिल्कुल हैं। ये नियम किस पे लागू नहीं होता? सबसे पहला है लॉ ऑफ सप्लाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की सप्लाई नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। मान लीजिए एक फार्मर ने वीट लगाई और फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, उसकी पूरी की पूरी वीट खराब हो गई, तो उस केस में सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाएगी, चाहे प्राइस जैसा मर्जी हो जाए। सप्लाई ऑफ गुड, जिनकी सोशल डिस्टिंक्शन होती है, समाज में जिनकी डिस्टिंक्शन है, उनकी सप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे उनका प्राइस इंक्रीज ही क्यों ना हो जाए, उनकी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाती। जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, खराब हो जाने वाली चीजें हैं, उनके लोअर प्राइस पे भी सेलर उनको जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर देता है। मान लीजिए कोई वेजिटेबल है, मिल्क है, फ्रूट्स हैं, उनके प्राइस अगर लोअर भी है तो सेलर को ये लगता है कि वो चीज़ें जल्दी से खराब हो जाएंगी, तो प्राइस के कम होने पे भी वो उनको फटाफट सेल करके उनकी सप्लाई कर देगा। तो लॉ के बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाइड, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन या पूर्ति में परिवर्तन क्या है? बिल्कुल सेम डिमांड की तरह है। इसे आप ये भी कह सकते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व के ऊपर मूव होना या सप्लाई कर्व का शिफ्ट हो जाना। जब भी क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज होगा तो उस केस में सप्लाई कर्व के ऊपर मूवमेंट होगी, लेकिन अगर सप्लाई में चेंज आता है तो पूरा सप्लाई कर्व ही चेंज हो जाता है। क्या है दोनों में डिफरेंस? प्राइस के इंक्रीज होने पर जब सप्लाई इंक्रीज होती है या प्राइस के डिक्रीज होने पे जब सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, तो उसे कहा जाता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। लेकिन प्राइस के अलावा जब अदर फैक्टर्स में चेंज आता है तो उसकी वजह से सप्लाई में जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व और चेंज इन सप्लाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व पे मूवमेंट कैसा होता है या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? मूवमेंट दो तरह का हो सकता है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन का मतलब है प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस 1 था, सप्लाई 1 थी, प्राइस जैसे ही इंक्रीज हुआ सप्लाई इंक्रीज हो गई, प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई इंक्रीज हुई, तो ये एक्सटेंशन है, सप्लाई का, पूर्ति का विस्तार है। डायग्राम हमने बनाया, एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी को, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं प्राइस को। जब प्राइस 1 था सप्लाई 1 थी, प्राइस के 5 होने पे सप्लाई भी 5 हुई, आपने दोनों को ज्वाइन किया, सप्लाई कर्व है। ए पॉइंट पे आप पहले थे, बाद में आप कहाँ पहुंच गए? ए से बी के ऊपर। आप सेम सप्लाई कर्व पे हो, पूर्ति वक्र वही है, लेकिन आप ए से बी पे मूव कर गए, ऊपर वाले पॉइंट पे चले गए, ये एक्सटेंशन है सप्लाई का। कॉन्ट्रैक्शन कैसा है? प्राइस कम हो रहा है, साथ ही साथ सप्लाई भी कम हो रही है, मतलब फॉल इन प्राइस एंड फॉल इन सप्लाई। तो यहाँ क्या होगा? इनिशियली प्राइस 5 था, सप्लाई भी 5 थी, ये ए पॉइंट था, बाद में प्राइस भी कम हुआ और सप्लाई भी कम, तो आप ए से लोअर पॉइंट बी पे मूव कर रहे हो। दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, पूर्ति का संकुचन, पूर्ति कम हो चुकी है। शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, पूर्ति में परिवर्तन कैसे होगा? इसे कहा जाएगा इंक्रीज या डिक्रीज। शिफ्ट दो तरह का हो सकता है, सप्लाई कर्व अप में इंक्रीज भी आ सकता है, डिक्रीज भी आ सकता है। इंक्रीज कैसे है? मान लो प्राइस सेम है और सेम प्राइस के ऊपर सप्लाई बढ़ जाए, जैसे कि आइसक्रीम का प्राइस 3 था और सप्लाई भी 3 थी, प्राइस के सेम रहने पर सप्लायर ने ज़्यादा सप्लाई करनी शुरू कर दी। जैसे ही प्राइस सेम है, कोई भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसने ज़्यादा सप्लाई करनी शुरू कर दी, मतलब अदर फैक्टर्स का यहाँ पे इफेक्ट है, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, तो इसे बोला जाएगा इंक्रीज इन सप्लाई। या ये कैसा हो सकता है? प्राइस कम हो गया। नॉर्मली हमें लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी, बट इस केस में क्या है? प्राइस के कम होने पे सप्लाई कम नहीं हुई, सेम सप्लाई है, तो इसे भी कहा जाएगा इंक्रीज इन सप्लाई। इस केस में क्या है? हम सबसे फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला टेबल है उसी का डायग्राम देख रहे हैं। इनिशियली प्राइस था 3, सॉरी नीचे वाला जो टेबल बना हुआ है उसका हमने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है यहाँ बुक में।
इनिशियली प्राइस 3 था, सप्लाई भी 3 थी। डायग्राम हम इसको कर ही नहीं रहे, हम कुछ अलग से भी ले सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। मान लो मैंने प्राइस लिया, हम सबसे ऊपर वाला ही टेबल बनाएंगे 1, 2 एंड 3 और सप्लाई कैसी है 1, 2, 3, 4। इनिशियली प्राइस 3, सप्लाई भी 3, प्राइस 3, सप्लाई 3, ये पॉइंट आपका आ जाएगा। आपने इस कर्व से पॉजिटिव में अपने आप एक सप्लाई कर्व बना देना है। दिस इज योर सप्लाई कर्व। फिर क्या हुआ, सेम प्राइस था 3 लेकिन सप्लाई कितनी हो गई 4, तो ये पॉइंट आया। अब यहां से आपने एक सप्लाई कर्व बनाया। क्या चेंज हुआ, सप्लाई कर्व में शिफ्ट आ गया। पहले 3 के ऊपर आप सप्लाई कर रहे थे 3 की, अब सेम 3 प्राइस के ऊपर आपने सप्लाई करनी शुरू कर दी 4 की, तो यहाँ पे आपका सप्लाई कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ। इसे कहा जाएगा इंक्रीज। प्राइस सेम है लेकिन सप्लाई इंक्रीज हुई है। सप्लाई कर्व जब भी इंक्रीज होता है तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट होता है और जब भी डिक्रीज होता है तो अपवर्ड शिफ्ट होता है। डिक्रीज कैसा होगा, डिक्रीज में भी दो केस होंगे, या तो प्राइस सेम रहेगा उस पे सप्लाई लेस हो जाएगी, या प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ेगी नहीं बल्कि वो सेम रहेगी, तो इसे भी डिक्रीज कहा जाएगा। इस केस में सबसे पहले प्राइस 3 था, सप्लाई 3 थी। अगेन प्राइस 3 है, पहले वाले टेबल की अगर बात करते हैं, और सप्लाई कितनी हो जाती है, कम हो जाती है 2, तो ये एक सप्लाई कर्व, ये दूसरा सप्लाई कर्व। सेकेंड टेबल की बात की जाए तो 3 पे 3 था और प्राइस के बढ़ने पे भी सेम सप्लाई थी, तो इसे भी बोला जाएगा डिक्रीज इन सप्लाई। इस केस में हमारा सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ मूव हो गया। तो हमने देखा कि दो तरह के चेंज आए, ये इंक्रीज भी हो सकता है शिफ्ट में और डिक्रीज भी। अब अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो उसके कॉजेज क्या होंगे, क्योंकि हमने लिया कि प्राइस कॉज नहीं है, कुछ अदर फैक्टर्स हैं। अदर फैक्टर क्या है, हो सकता है आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई हो, आपके फैक्टर की कॉस्ट कम हो गई हो, कॉम्पिटेटिव गुड का प्राइस कम हो गया हो, फर्म के नंबर इंक्रीज हो गए हो मार्केट में, और नियर फ्यूचर में आपको लग रहा हो कि प्राइस कम होने वाला है, या अब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज की बजाय सेल मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आप सप्लाई ज्यादा करने लगे हो। बिल्कुल इसके रिवर्स पॉइंट आ जाएंगे, कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। What are the causes of decrease in supply? फर्स्ट है, हो सकता है आपके जो टेक्निक है प्रोडक्शन की वो पुरानी हो चुकी हो, फैक्टर का प्राइस बढ़ गया हो, कॉम्पिटेटिव गुड का प्राइस बढ़ गया हो, फर्म के नंबर मार्केट में कम हो गए हो, या फर्म को ये लग रहा हो कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है इसीलिए उसने आज की डेट में सप्लाई कम कर दी हो, या फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है तब भी वो सप्लाई को कम कर सकती है। थैंक यू सो मच।